स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट। अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवहट। अगर इसके विकास क्रम की बात की जाए तो संस्कृत पहले आएगा, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, ब्राह्मण से। सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से जो है राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, इन तीन का विकास हुआ है। मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, राजस्थानी हिंदी में जो भाषाएं आती हैं वे कौन कौन सी हैं? तो इसका एक ट्रिक है, मामा मेवा लेकर जयपुर गए। मामा मेवा लेकर जयपुर गए। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। ठीक है, मारवाड़ी और मालवी मिला लीजिए, दोनों का मामा, मामा मेवा लेकर जयपुर गए, ये ट्रिक है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जितनी भाषाएं आती हैं उन सभी को याद करने की। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, देसी भाषा। तो गुलेरी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा में रचित नहीं है? पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। तो अपभ्रंश भाषा में रचित नहीं है चित्रावली। चित्रावली जो है यह उस्मान की रचना है और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई? 373, 347, 343, 350। किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई? अनुच्छेद 343 में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? राहुल संकृतायन, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? ब्रजियानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठयोग साधना। हठ में हा जो है यह सूर्य, हा से सूर्य होता है और ठ से जो है यह चंद्र होता है। अगला प्रश्न है, हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है दार्शनिक ग्रंथ, लोकोपदेश परक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, सौंदर्य परक ग्रंथ। तो हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है व्याकरण ग्रंथ। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जो इंदु, राम सिंह, जिंदत सूरी, धनपाल। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार है राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किस लेखक का है? लल्लू लाल, इंसाल्लाह खान, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, तो हिंदुस्तान की तूती के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देसिल बयाना सब जन मिठा देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबरदाई, विद्यापति। देसिल बयाना सब जन मिठा, इनकी देसी भाषा थी अवहट। यह पंक्ति जो इन्होंने कही है अवहट भाषा के संदर्भ में कही है। विद्यापति की ये पंक्ति है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसे, कुतुबुन, उस्मान, नंददास। तो अवधी भाषा का कवि नहीं है नंददास। नंददास जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। जैसे, कुतुबुन, उस्मान, यह तीनों अवधी भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रेसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी। डॉक्टर ग्रेसन, जिनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया? तो ब्रज भाषा को इन्होंने अंतर्वेदी का नाम दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? हिंदुस्तानी, हिंदवी, रेख्ता, दक्खनी। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हड़ौती। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है मालवी। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। बघेली जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं? रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अभिनव, जयदेव, मैथिल कोकिल, कविकुल कुंठाहार। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावती, मानवती, राजमती, दानवती। तो बीसल देव रासो यह नरपति नाल्य की रचना है और इसकी नायिका का नाम है राजमती। रणमल्ल छंद काव्य के रचनाकार कौन है? विद्याधर, जयानक, जगनिक, श्रीधर। रणमल्ल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर। अगला प्रश्न है, कबीरदास के काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। कबीरदास के काव्य में विद्वान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे? दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास, कबीरदास। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सबसे शिक्षित और शास्त्रज्ञ विद्वान थे सुंदरदास। कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो कौरवी का संबंध है पश्चिमी हिंदी से। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? किलाक्षर, खरोष्ठी, कुटिल, रोमन। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से। अगला प्रश्न है, उच्चेष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चेष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प अ, उतधन शिष्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? वार्ड में, उच्छृंखल, पुरस्कार, सृष्टि। तो व्यंजन संधि का उदाहरण पुरस्कार जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किसने किया? साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी केशवदास, रामानंदाचार्य, सूर्यदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास ने साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया। बरवै रामायण के नामकरण का आधार है? बरवै छंद, रहीम का सुझाव, अज्ञात छंद, तुलसी का पिरवा। तो बरवै रामायण के नामकरण का आधार है बरवै छंद। अगला प्रश्न है, रामलला नहचु रचना की शैली है? अवधी लोक गीतों की, छप्पै छंद विशिष्ट, सवैया प्रधान, सतसई वृत्त। तो रामलला नहचु रचना की शैली है अवधी लोक गीतों की। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैध्यपूर्ण अंश है? संयोग, श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन, भ्रमर गीत। तो सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी वाग्वैध्यपूर्ण वर्णन जो है यह भ्रमर गीत है। अगला प्रश्न है, और सब गाड़ियां नंददास जाड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? नंददास का चिंतक रूप, नंददास की तार्किकता, नंददास का शब्द प्रयोग, नंददास का व्यवहार। नंददास को जाड़िया कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्याय जो रोला छंद में लिखा गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है गाड़िया कहने का विशेष अर्थ क्या है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास का शब्द प्रयोग। इनके शब्द प्रयोग के नाते इन्हें जो है गाड़िया कवि के रूप में जाना जाता है। ये थे हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।